बेलगाम, क्या संवैधानिक संस्थाएं बेलगाम हो गई हैं? और यदि हो गई हैं तो उनको कैसे हम सही जगह पे ला सकते हैं? तो संवैधानिक संस्थाएं बेलगाम हुई तो किससे बेलगाम हुई? हमसे, आपसे या किससे? तो यहाँ एक चीज़ हमें ये समझना है कि बात यहाँ पे संवैधानिक संस्था की है। तो संविधान में जो प्रावधान है, संविधान में का जो उद्देश्य है, उससे अनकंट्रोल हो गए हैं। हमसे, आपसे नहीं, उससे अनकंट्रोल हो गए हैं, उससे बेलगाम हो गए हैं, उसके उद्देश्यों के से हट के कार्य कर रहे हैं। तो संवैधानिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? यदि हम साधारण भाषा में स्टडी करें, पढ़ें, तो इसमें ये जो वैसे संस्थाएं जिसका संविधान में उल्लेख है, जैसे आपका चुनाव आयोग हो गया, आपका संघ लोक सेवा आयोग हो गए, तो विभिन्न आर्टिकल्स में ये सारे दिए हुए हैं। तो असंवैधानिक संस्थाएं कौन है? असंवैधानिक संस्थाएं वही हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं है, लेकिन कार्यों को संपन्न करने के लिए उनको बनाया जाता है। जैसे आपका नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के रख दिया गया। आपका इधर राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिनके अध्यक्ष मोदी जी हैं या प्रधानमंत्री होते हैं, नाम लेने नसीब प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप स्टडी कीजिएगा इसमें। तो मुझे लगता है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनका जिक्र आता है, स्टडी करते हैं हम संविधान के माध्यम से, या जो आप जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये उसमें आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, सभी पर सरकार का प्रभाव होता है, गवर्नमेंट का प्रभाव होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है। यदि कहा जाए जितने भी संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई हैं हमारे देश में, वो स्वतंत्र होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चुनाव आयोग हो, ये स्वतंत्र होते हैं और पावरफुल होते हैं। किसी भी सरकार या किसी भी अन्य संगठनों के दबाव में आकर के ये कार्य नहीं करते हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है एक्चुअल में? जब से हमारे देश में सरकार बनी है आज़ादी के बाद, क्या ऐसा है कि चुनाव आयोग या जितने भी संस्थाएं संवैधानिक, वो बिना है? तो संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल होता है, और जब सरकार का कंट्रोल हो किसी संस्था पर, तो वो सरकार के अनुसार चलती है और सरकार की इच्छा अनुसार वो कार्य करती है। बाबा साहब कहते हैं कि यदि कोई राजनीतिक पार्टी बनती है, या जो संविधान में जो उल्लेख है, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारे चीज जो सरकार बनती है, वो राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाती हैं, उनका एक अपना महत्वाकांक्षा होती है, अपनी रुचि होती है, अपनी इच्छा होती है, उसके अनुसार इससे कार्य करते हैं। यदि उसमें समाज और देश की जरूरतों के अनुसार, यहाँ के लोगों की जरूरतों के अनुसार यदि वो कार्य करें, तो मुझे लगता है कि वो सरकार संविधान के अनुसार वो कार्य करेंगे। तो ये निर्भर करता है कि हमारे संविधान में जो प्रावधान दिया गया है उसका सही तरीका से पालन हो। ये निर्भर करता है जो हमारे सरकार बनते हैं, जिसको हम चुन के भेजते हैं, उसकी मंशा क्या है, उसकी क्या सोच है, वो क्या करना चाहती है। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं कम शब्दों में बात करना चाहूँगा, उनका एक और वक्तव्य था कि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो चल रही है, यदि सरकार पूंजीपतियों और ब्राह्मणों के हाथों में दे दिया जाए, शुरू से ऐसी होती चला रहा है, अभी भी हम लोग समझ रहे इस बात को, यदि उनके हाथों में चला जा सकता तो केवल उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती। यदि पूंजीपति की बात करें तो उनके पास तो सारा सुविधा पहले से उपलब्ध है ना। और ब्राह्मण को क्या चाहिए, वो तो पहले से सर्वश्रेष्ठ सत्ता में क्यों चाहिए उनको, तो उनकी प्रतिष्ठा बनती है, शासन करते हैं। लेकिन बाबा साहब आगे कहते हैं, यदि पिछड़ों को सत्ता दे दिया जाए, संविधान में भी ये व्यवस्था है, राजनीतिक आरक्षण हो चाहे जो भी व्यवस्थाएं हैं, यदि पिछड़ों को सत्ता प्राप्त हो तो वो देश का विकास करते हैं, वो सोचते हैं देश के बारे में, देश में भौतिक या अन्य विकास होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हमें स्टडी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शुरू से जो भी गवर्नमेंट बन रहे हैं, जो भी सरकारें आ रही हैं, उस पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था या उनकी खुद की महत्वाकांक्षा ज्यादा हावी होती है,
जिसके चलते जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो बेलगाम कार्य करी हैं, सरकार की इच्छा अनुसार कार्य करी हैं। वो संस्थाएं अपनी शक्ति, संवैधानिक शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, चाहे चुनाव आयोग हो या क्या बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा संस्था हो। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। पुराने थोड़ा सा पीछे जाएं। यदि सरकार चाहती तो मंडल कमीशन में हमारे कुशवाहा सर थे, रिजर्वेशन पे बात कर रहे थे। सरकार चाहती, कांग्रेस सरकार बनी थी शुरुआत में, यदि सरकार चाहती तो मंडल कमीशन जो बैठा वो पहले बैठती। मंडल कमीशन का रिपोर्ट 80 के बाद आ गया था, 82 में आ गया था। लेकिन तत्कालीन सरकार जब 84 में बना गवर्नमेंट, शायद राजीव गांधी थे सरकार, यदि मैं सही हूँ तो गलत भी हो सकता हूँ, उन्होंने उसको 10 साल तक दबा दिया मंडल रिपोर्ट को। जब बीपी सिंह का सरकार आया तो 1992-93 में जो मंडल कमीशन का कुछ बातें लागू हुई, 2-4 बातें। तो ये सरकार क्या करी, सरकार तो मनमाना काम करिए ना। अभी इस मुद्दा पे ज़्यादा बात होती है, रिजर्वेशन मुद्दा पे शुरू से चल रही है और हमारे खुद के लोग विरोध करते हैं रिजर्वेशन का, इनको कुछ मालूम ही नहीं कि है क्या है। तो यदि ये हमारी पहली सरकार चाहती तो संविधान बनने के तुरंत बाद 1950-1960 तक ये ओबीसी का पहचान हो जाती है और ये उनको रिजर्वेशन मिल गया रहता। लेकिन 92-93 में सर क्यों इतना समय क्यों लगा? क्योंकि सरकार मनमाना चाहिए करना। उसके बाद भी 92-93 में मंडल कमीशन रोकने के लिए आपका आडवाणी जी का रथ यात्रा शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें चलती रही। फिर भी 2-4 चीज़ें लागू हुई हैं मंडल कमीशन का। उसके बाद भी सरकारें बनती गई, आती गई। अभी तो हमारे ओबीसी के गवर्नमेंट है, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो ओबीसी के लिए जो मंडल कमीशन ने निर्धारित किया था, जो अपना प्रस्ताव दिया था, उनको पूरा करना चाहिए था। आते ही साथ वो क्या किए, 2-3 बातें लागू हुई मंडल कमीशन का, बाकी तो सारी चीज़ लागू हो जाए तो फिर कहना ही नहीं। तो ये क्या किए, 10% रिजर्वेशन आप जनरल को देते हैं। उस पर भी बात होती है कि 10% जनरल में आर्थिक रूप से पिछड़ा, आर्थिक रूप से पिछड़ा कौन है भैया, जिनका 8 लाख से कम इनकम हो, 5 एकड़ या 8 एकड़ से ज़मीन कम हो। अरे भैया हमारे पास 2 कट्ठा 4 कट्ठा ज़मीन नहीं है, हम लोग नौकरी कर लिए तो हम आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हुए। तो आर्थिक रूप से पिछड़े भी किनको परिभाषित किया गया, वो भी विवाद में है। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी की सरकार, अभी की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं तो और बेलगाम काम करी। अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि सरकार का काम है लोक कल्याणकारी कार्य करना, व्यापार करना नहीं। जितने भी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, सरकार के जितने भी उपक्रम हैं, चाहे जो भी जिसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट पाते हैं, रोज वैकेंसी निकलती है, रिजर्वेशन सिस्टम है। थोड़ा सा संतोष जी, 2 मिनट में मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बोलने बहुत सारी 2 मिनट में मैं खत्म कर दे रहा हूँ। ये जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें रिजर्वेशन सिस्टम लागू है, जितने भी सरकारी उपक्रम है। मोदी जी कहते हैं सबको हम निजी प्राइवेट कर देंगे, क्योंकि ये व्यापार है। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम है लोक कल्याणकारी कार्य करना। तो ये हम लोग जब संविधान देखेंगे, पढ़ेंगे भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भी कुछ है, बहुत सी चीज पढ़ेंगे। लोक कल्याणकारी कार्य क्या होता है, लोक कल्याणकारी कार्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी कार्य में ये भी आता है कि जितने हमारे देश के नागरिक हैं जो पिछड़े हैं आर्थिक रूप से या फिर शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको एक समान अवसर देना और एक समान रूप से विकास करना और उनका जीवन का स्तर ऊंचा करना। लोक कल्याणकारी राज्य का मेन उद्देश्य होता है, जो प्रमुख उद्देश्य होता है, सारे कार्यों का प्रमुख उद्देश्य होता है जीवन का स्तर ऊंचा करना, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, अच्छा रहन सहन हो, अच्छा खाना हो, अच्छा एजुकेशन हो, उनका भविष्य सिक्योर फ्यूचर में अच्छा काम कर सके। तो ये लोक कल्याणकारी या सरकार के सभी कार्यों का उद्देश्य होता है। और हमारे देश में यदि हम निजीकरण लाते हैं तो ठेकेदारी प्रथा शुरू होती है और ठेकेदारी प्रथा में आपको 3 साल 4 साल के लिए नौकरी मिलती है और उसमें कितने पेमेंट होते हैं, 8,000, 10,000, मनमाना 15,000, उसके हिसाब से होता है। तो उसमें आपका लिविंग स्टैंडर्ड कितना सुधरेगा आज की स्थिति में?
और मुझे ऐसा लगता है या हमारे संगठन को ऐसा लगता है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो सरकार कर रही है वो रिजर्वेशन सिस्टम को निष्क्रिय करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट रूप से हम उसको कोई भी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। थोड़ा सा है कि एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, हमारे लोगों का ये मानना है कि फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 16(4) में, 16(4) में आता है रिजर्वेशन सिस्टम। तो फंडामेंटल राइट को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा तो चेंज किया जा सकता है ना। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाला गया ना 21 काम है, अभी उसमें फंडामेंटल राइट में बदलाव कर गए, आपका आर्थिक रूप से रिजर्वेशन दिया गया ना 10%। तो इस गलत फहमी में क्यों ना रहे कि सरकार बन गई और फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं कर सकती, बदल कर सकती है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। तो रिजर्वेशन सिस्टम क्या है? लेकिन ये चूंकि यहाँ पे राजनीतिक बवाल हो जाते हैं, सबको अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इससे सरकार को अपना लालच है कि यदि हम इसमें छेड़ते हैं तो कहीं हम अगला सरकार में हम नहीं बना पाए, इसलिए बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए वो उस रिजर्वेशन को खत्म नहीं करना चाहती है, उसके आधार पर वो सत्ता में रहना चाहती है। तो खैर बहुत सारी बातें हैं और पूरी तरह से ये मान के चलना चाहिए हमें कि जो भी गवर्नमेंट निजीकरण कर रही है वो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ा रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि रिजर्वेशन सिस्टम को निष्क्रिय कर देना, और जो हमारे मूल निवासी हैं ST SC OBC वो रोजगार में आ रहे हैं। और अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग बैठे हुए हैं बोल रहे हैं ना, यदि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल गई, कुछ पैसे आ गए तो समाज के बारे में सोचना शुरू किए। समाज के बारे में तो दूर की बात, अपने बारे में नहीं सोच पाते थे हम लोग। तभी जब एजुकेशन में भी रिजर्वेशन है आर्टिकल 15 के माध्यम से, तो कहने मतलब है कि रिजर्वेशन के माध्यम से हम एजुकेशन प्राप्त किए, रिजर्वेशन के माध्यम से मैक्सिमम लोग, हमारे वर्ग के लोग, ST SC OBC के लोग जॉब में आ रहे हैं, एजुकेशन पा रहे हैं, दिमाग थोड़ा सा तेज हो रहा है, अपना जरूरत पूरा हो रहा है, तो समाज के बारे में सोचना शुरू किए हैं अभी। और समाज के बारे में सोचना शुरू किए हैं तो आंदोलन खड़ा हो रहा है, हम अपने महापुरुषों के बारे में जान रहे हैं, इनके विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो उनको खतरा महसूस हो रहा है, तो उस पुरानी व्यवस्था में आने, उनको अपना सत्ता जाने का डर रहा है। तो ये सारे सिस्टम जो है, ये इतना दिमाग डेवलप हो रहा है रिजर्वेशन सिस्टम के माध्यम से, तो उस चीज को वो हल्ला नहीं करते रोड में हमारे जैसा, उस सिस्टम को सरकार में आकर के वो खत्म करना चाह रहे हैं निजीकरण के माध्यम से। जिस सिस्टम से डेवलप हो रहे हैं और हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ना चाह रहे हैं, समाज को जागृत करना चाह रहे हैं। आने वाले समय में तो बाबा साहब कहते थे कि हम शासक वर्ग हैं, मौर्य वंश के हम लोग वंशज हैं, तो हम तो इस देश के शासक हैं, तो कहीं वो स्थिति नहीं आ जाए, क्योंकि ये सारा रिजर्वेशन सिस्टम से आ रहा है, तो उसको निष्क्रिय करना उनका उद्देश्य है। और एक संगठन है, नाम नहीं लेना चाहेंगे उसका, जिससे पैदा हुए मोदी जी और बड़े बड़े मंत्री बने हुए हैं, उस संगठन का ही जो मुद्दा है, जो उद्देश्य है, उसको पूरा कर रही है सरकार, है ना। हमें आपको समझ में नहीं आ रही, समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा चिंतन करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब रहता है कि ये बेलगाम संस्थाओं को लगाम में कैसे लाया जाए, माने संविधान के दायरे में कैसे लाया जाए। संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिया गया कि ये हमारे नागरिकों के लिए काम करे, हमारे देश के लिए, तो उसको पटरी पे कैसे लाया जाए। तो पटरी पे लाने का एक ही उद्देश्य, एक ही वजह है, एक ही चीज दिखा देता है कि जहां से कंट्रोल होती है, सरकार ही सब चीज कंट्रोल करती है। संसद में जाके कानून बना रही है सरकार, और सरकार सभी संवैधानिक संस्थाओं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए उसको कंट्रोल कर रही है और अपने मनमाने हिसाब से चला रही है। तो सरकार ही उसको कंट्रोल में ला सकती है, ऐसा लगता है। कितनों रोड में हल्ला कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना वोट बैंक बनाएंगे, सत्ता में जाएंगे और फिर वही स्थिति लाएंगे, वही काम करेंगे। तो इसका एक ही समाधान मुझे लगता है कि सत्ता में आना पड़ेगा, सत्ता में इस विचारधारा को आना पड़ेगा, जो विचारधारा इस देश के मूल निवासियों के लिए है और जो हमारे पुरखों ने देके गए हैं हमें। उस आंदोलन का बड़ा सत्ता प्राप्त करना इतना आसान है, हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं। अभी RSS की बात मैंने किया था, चलो बोल ही देते हैं। 1925 में बना और कांग्रेस के देखरेख में ही बना, और कांग्रेस BJP को हम लोग अलग अलग मानते एक ही है, और तब से फलते फूलते अभी वो अपना बहुमत में आया, अपना कार्य कर रहा है। तो इतने साल लग गए और हम तो इतने संगठित हैं, हम लोग कितना समय लगेगा। हमारे खुद के लोग उनका पोषक हैं,
हमारे खुद के लोग उनका पोषण कर रहे हैं, वो सत्ता में आके हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो अपने ही लोग जब समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको एकत्रित करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए मुहिम चलाना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग कार्यक्रम लगा रहे हैं, कोशिश करना होगा इस कार्यक्रम में तेजी लाना होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ के कार्य करना होगा। एक जगह सब इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ला करके फिर हमें जब तक मन चेंज नहीं करेंगे, विचार चेंज नहीं करेंगे, तो फिर ये उंगली पे वो विचार कैसे आएगा। क्योंकि मत देते हैं, वोट देते हैं तो मत है, वो तो वोट नहीं है, वो हमारा विचार है। तो विचार को जब तक बदलेंगे नहीं तब विचार बदलना इतना आसान नहीं होता है, बहुत समय लगता है। तो ये मान के चलें इस कार्य में हमें करना है धीरे धीरे, और कोशिश करना है कितना तेजी से हो सकता है कि ये कार्य 5 साल में भी हो जाए। क्योंकि जागरूकता तेजी से बढ़ रही है। अब सब बहुत सारे बात लोग करने लगे हैं, सोशल मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग तेजी से इस बात को करते हैं, भले माने न माने। मूल्यवासियों की बात करते हैं और ब्राह्मणवादी की बात करते हैं, भले ब्राह्मणवादी के खिलाफ या पूरा तरह से कार्य नहीं कर पा रहे हों, लेकिन वो इस बात को मानने लगे हैं। तो हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और मूल्यवासियों को के विचार में परिवर्तन करना चाहिए। और मात्र एक ही उपाय है, ये हमारे संवैधानिक संस्थाओं को दायरे में ला करके काम करवाने का, सत्ता में आना। सत्ता में आना का मतलब ज्योति कुमार दास, मूल निवासी संघ, वामसेन, PPID, BSP या अन्य पार्टी का संस्था में नहीं, अन्य पार्टी का सरकार में नहीं आना। सत्ता में आना मतलब विचार का सत्ता में आना। यदि मुझे जैसा पढ़ाया गया वैसा कार्य कर रहा हूँ, मुझे पूर्वजों के बारे में पढ़ाया गया, मैं पूर्वजों की बात कर रहा हूँ। यदि मुझे रामायण की बात पढ़ाई जाएगी, रामायण की बात करूंगा। RSS ने जो पढ़ाया उसके कैरियर आज सरकार बने, तो जो एजुकेशन जैसी एजुकेशन वैसा कार्य, जैसा शिक्षा वैसा मेरा क्षमता का विकास हुआ, और उसी क्षमता के अनुसार मैं कार्य करूंगा। तो सत्ता में आने का मतलब किसी व्यक्ति या पार्टी का सत्ता में नहीं आना, विचारों का सत्ता में आना। वैसे विचार जो हमारे पुरखों ने बना के गया, उस विचार को लोग दबा रहे। तो उन विचारों का प्रचार प्रसार करना, और भी हमारे कुशवाहा जी बहुत अच्छा बोले थे, चले गए। वो विचार प्रसार, यदि विचारवान व्यक्ति उस जगह पे जाएगा, यदि मोदी जी OBC यदि हैं सही में, और हमारे प्रधानमंत्री यदि उनको पता रहता, अपने पूर्वजों के बारे में शिक्षा प्राप्त करते, ये संघर्ष देखते, तो शायद अपने लिए काम करते। लेकिन उनको जो शिक्षा मिली वो कार्य करें, उनकी गलती नहीं है। हमारी गलती है कि हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अपने लोगों को शिक्षित नहीं कर रहे हैं उस तरह से। तो विचारों में परिवर्तन, तो विचारों का सत्ता भले पार्टी से आए या संगठन से आए, चाहे जैसे आए, है ना। तो उन विचारों के माध्यम से जब रूल करेंगे, गवर्न करेंगे हम, तभी ये जो आज का विषय था, मेरे विचार से इस विषय पर चर्चा करना था, तभी मैं बेलगाम संस्थाओं को लगाम में ला सकते हैं। और जो हमारे देश के सभी लोग बात करते हैं, सभी मंत्री सभी राजे बात करते हैं, राजे महाराजे की बात क्रिकेट में, राजे तो वही ना कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, लोक कल्याणकारी राज्य तभी बन पाएगा। बातें तो बहुत सारी हैं, इतनी बातों के साथ जय हिंद, जय मूल निवासी, जय संविधान।